छाती में दर्द एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री जिसका पैमाना वाकई हैरान कर देने वाला है। जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल लगभग 6 से 7 मिलियन यानी 60 से 70 लाख इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट्स सिर्फ चेस्ट डिस्कम्फर्ट की वजह से होती है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडिकल चैलेंज है। अब आमतौर पे जब भी चेस्ट पेन होता है तो दिमाग में सबसे पहला डर किस चीज़ का आता है? हार्ट अटैक, राइट? लेकिन डेटा यहाँ हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग कहानी बताता है। इश्केमिक हार्ट डिजीज बेशक 31% 31% केसेस के साथ एक बड़ा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे बड़ा कल्प्रेट सुनकर शायद हैरानी हो। असल में सबसे बड़ा कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशंस हैं, जो लगभग 42% 42% केसेस में पाए जाते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? इस एक्सप्लेनर में चेस्ट पेन के इस सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन को एक मेडिकल डिटेक्टिव स्टोरी के नजरिए से देखा जाएगा। मकसद बहुत सिंपल है, उस पैनिक या घबराहट की जगह एक सटीक स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस को सामने रखना, जो खतरे को बिल्कुल तेजी से पहचान सके। तो इस केस को सॉल्व करने का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले द चेस्ट पेन पजल, फिर आइडेंटिफाइंग द यूजुअल सस्पेक्ट्स, उसके बाद इंटेरोगेटिंग द सिम्टम्स और द 10-मिनट विंडो, उसके बाद बायोमार्कर्स एंड डिसीजन एड्स, और आखिर में इमेजिंग एंड फाइनल वर्डिक्ट। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द चेस्ट पेन पजल, यानी इस क्राइम सीन का शुरुआती मूल्यांकन। किसी भी मरीज के आते ही उस इनिशियल एनकाउंटर में एक सॉलिड डायग्नोस्टिक स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है। सभी संभाव्य बीमारियों को तुरंत 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। पहली मायोकार्डियल इश्चीमिया, दूसरी अन्य कार्डियोपल्मोनरी कॉजेज और तीसरी नॉन कार्डियोपल्मोनरी कॉजेज। इस तरह से कैटेगराइज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो सबसे खतरनाक स्थितियां हैं उन्हें तुरंत अलग करके फोकस किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, आइडेंटिफाइंग द यूजुअल सस्पेक्ट्स। जो सबसे प्राइमरी थ्रेट है उस पर निशाना लगाना। तो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्राइमरी थ्रेट आखिर क्या है? वो है मायोकार्डियल इस्कीमिया। इसे एक सिंपल इक्वेशन से समझा जा सकता है। ये हार्ट की ऑक्सीजन की मांग और सप्लाई के बीच का एक असंतुलन है। अगर दिल को उसकी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिलती और ये इम्बैलेंस लंबा चल जाता है, तो हार्ट की मांसपेशियों को परमानेंट नुकसान पहुंचता है, जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। ये बिल्कुल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। इसी कॉन्टेक्स्ट में 2 स्थितियां सामने आती हैं, स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना का बिहेवियर थोड़ा प्रिडिक्टेबल होता है। मेहनत की तो पेन हुआ और आराम किया तो ठीक हो गया। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। ये आराम के वक्त भी हो सकता है। ये बढ़ता हुआ और अनप्रिडिक्टेबल दर्द असल में एक तेजी से बिगड़ती हुई क्लिनिकल इमरजेंसी का बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव पर, इंटरोगेटिंग द सिम्टम्स। यहां मरीज की क्लिनिकल हिस्ट्री से अहम सुराग निकाले जाते हैं। कुछ खास निशानियां ऐसी होती हैं जो सीधे खतरे की घंटी बजाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर दर्द दाहिने हाथ या कंधे तक फैल रहा है, तो सिर्फ ये एक अकेला लक्षण एक एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की स्टैटिस्टिकल संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सही डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए एक डिटेल में ली गई क्लिनिकल हिस्ट्री सच में सबसे अहम कड़ी होती है। एक और बेहद दिलचस्प बात, मरीज अपने दर्द को डिस्क्राइब करने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानना सच में वाइटल है। अगर दर्द फटने जैसा या टियरिंग फील हो रहा है, तो तुरंत दिमाग में आयोटिक डिसेक्शन आना चाहिए। वहीं अगर दर्द एक तेज शार्प एहसास है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। और अगर जलन या बर्निंग का एहसास है, तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स का संकेत हो सकता है। ये शब्द एक फोरेंसिक मार्कर का काम करते हैं। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, द 10-मिनट विंडो। ये लिटरली समय के खिलाफ एक दौड़ है। इमरजेंसी रूम का माहौल एक बिल्कुल सख्त टिकिंग घड़ी के हिसाब से चलता है। पहले बिना किसी देरी के वाइटल्स और हीमोडायनेमिक्स चेक होते हैं। फिर आता है टारगेटेड फिजिकल एग्जाम और उसके तुरंत बाद एक 12 लीड ईसीजी। किसी भी डीप मशीन टेस्टिंग में जाने से पहले मरीज की इंस्टेबिलिटी जांचना इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रूशियल और सबसे तेज कदम होता है। गाइडलाइंस इस बात पर पूरा जोर देती हैं कि मरीज के आते ही 10 मिनट के भीतर ईसीजी हो ही जाना चाहिए। ये कोई आम रिकमेंडेशन नहीं है, ये अत्यंत आवश्यक है। क्यों? ताकि उन एसटी सेगमेंट एलिवेशंस की पहचान तुरंत हो सके। यही वो क्रिटिकल विंडो है जहां ब्लड फ्लो दोबारा शुरू करने के लिए लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस तय किए जाते हैं। यहां वाकई हर एक सेकंड कीमती है। आगे बढ़ते हैं 5वें सेक्शन पर,
बायोमार्कर्स और डिसीजन एड्स, यानी उन अदृश्य सुरंगों को खोजना जो नंगी आंखों से नहीं दिखते। अब जरा सोचिए, जब शुरुआती टेस्ट पूरी तरह क्लियर ना हो तो हार्ट को जो इनविजिबल डैमेज हुआ है उसका पता आखिर लगाया कैसे जाए? इस सवाल का जवाब सीधे लेबोरेटरी ले जाता है, जहां डैमेज हुए हार्ट टिश्यू द्वारा ब्लड में छोड़े गए खास प्रोटीन्स को सटीक तरीके से मापा जाता है। ये एक तरह की माइक्रोस्कोपिक फॉरेंसिक्स है। इस पूरे खेल में सबसे अहम किरदार निभाता है कार्डियक ट्रोपोनिन। इन हाई सेंसिटिविटी प्रोटीन्स के तेजी से बढ़ने या घटने के पैटर्न्स को जब ट्रैक किया जाता है तो एक एक्यूट मायोकार्डियल इंजरी की सटीक पुष्टि की जा सकती है, या फिर फॉर्चुनेटली उसे पूरी तरह रोल आउट भी किया जा सकता है। ये केमिकल क्लूज डायग्नोसिस की दुनिया में असली गेम चेंजर्स होते हैं। और बात सिर्फ ब्लड टेस्ट पर खत्म नहीं होती। क्लिनिशियंस इन ट्रोपोनिन लेवल्स को हार्ट या ईडेक्स जैसे मैथमेटिकल डिसीजन एड्स के साथ जोड़ते हैं। उम्र, रिस्क फैक्टर्स और सिम्टम्स के आधार पर ऑब्जेक्टिवली पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं, जिससे खतरे को साइंटिफिकली कैटेगराइज किया जा सके। यह सिस्टम किसी भी तरह के गेसवर्क को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, इमेजिंग एंड फाइनल वर्डिक्ट, यानी इस मेडिकल केस को डिफिनिटिवली क्लोज करना। ऐसे केसेस जहां इन सब के बाद भी खतरा इंटरमीडिएट लगता है या संदेह बना रहता है, वहां एडवांस्ड नॉन इन्वेसिव इमेजिंग को मैदान में उतारा जाता है, जैसे सीटी एंजियोग्राफी जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस को पकड़ती है, स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी जो किसी पॉसिबल इस्कीमिक डिस्फंक्शन को सामने लाती है, और कार्डियक एमआरआई जो डैमेज हुए हार्ट एरियाज को सटीक रूप से डिफाइन करती है। यही वो आखिरी ठोस सबूत हैं जो तय करते हैं कि आगे क्या करना है। हमारा सोर्स मटेरियल इस पूरी सिचुएशन को बड़ी खूबसूरती से हाईलाइट करता है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट की एवैल्यूएशन इतनी चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि इसके पीछे के पॉसिबल कॉजेज बेहद ब्रॉड और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसलिए बिना एक रिगरस एल्गोरिथमिक अप्रोच के इसका मूल्यांकन करना लगभग नामुमकिन है। ये स्टेप बाय स्टेप सिस्टम ही है जो इमरजेंसी रूम की केओस को एक शांत स्ट्रक्चर्ड साइंस में बदल देता है। तो अगली बार जब अचानक से चेस्ट में एक चुभन या दर्द उठता है तो असली कल्प्रिट क्या होगा? क्या वो हार्ट होगा, लंग्स होंगे, या फिर सिर्फ एक आम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स? ये पूरा डिटेक्टिव वर्क हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि मानव शरीर असल में कितना अद्भुत और जटिल है, और मॉडर्न मेडिसिन एक अल्टीमेट डिडक्टिव साइंस की तरह कैसे इस मशीन को लगातार चलते रहने में मदद करती है। वाकई ये किसी थ्रिलर से कम नहीं।